दोस्तों 11th एमपी बोर्ड का इकोनॉमिक्स का यानी कि अर्थशास्त्र का पूरा रियल पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सभी बच्चों को जो ये पेपर मैं बता रहा हूँ इसका फुल सॉल्यूशन भी बताऊंगा। यदि आप सभी बच्चों को इसके पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पर क्लास 11th को ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर आपको सब पीडीएफ मिल जाएंगे और नोट्स मिल जाएंगे। चलिए बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं इकोनॉमिक्स का ये संपूर्ण सॉल्यूशन सहित पूरा पेपर। देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है सांख्यिकी होते हैं तो ये संख्यात्मक समंक होते हैं। अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं तो अर्थशास्त्र जो है जिसको अपन इकोनॉमिक्स कहते हैं इसके 5 विभाग होते हैं। आपको 5 सही आंसर में लिखना होगा, करेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट है गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत है। सबसे ज़्यादा उपयुक्त औसत मध्यिका होती है, आपको मध्यिका आंसर लिखना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है समानांतर माध्य से मूल्यों के किसी समुच्चय के विचलन का बीज गणितीय योग है, तो इसमें आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर सी 1, ठीक है। कोई उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस परिवर्तन को मापता है, तो ये मापता है दोस्तों खुदरा कीमत को। खुदरा कीमत आपका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा सन 1947-48 में भारत में प्रति व्यक्ति आय की समवृद्धि दर थी। इसमें समवृद्धि दर जो है प्रति व्यक्ति आय और भारत में 0.5% थी। यहाँ पर 0.5% आप सीखेंगे सभी स्टूडेंट्स और लिख देंगे करेक्ट आंसर में दोस्तों। इसके बाद में रिक्त स्थानों की जो पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्रस्तुत कौन करता है, तो ये सेंसस ऑफ इंडिया करता है। मैं आपके लिए लिख देता हूँ सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे आपको आंसर याद रखना है। दंड आरेख एक आरेख है तो ये एक विभा आरेख होता है। इसमें आपको विभा आरेख लिखना है सभी प्यारे बच्चों को। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं सारी हेल्प कर रहा हूं और इस परीक्षा के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ रही है, इस कारण से आपकी हेल्प करने के लिए आ गया हूं मैं। सारणीयन समंकों की प्रक्रिया है, तो क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया है। खाली स्थान में आपको लिखना है क्रमबद्ध करने की, ठीक। अगला देखो, दो चरों के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाने वाली एक सरल रेखा को कहते हैं, तो उस रेखीय संबंध उसको बोला जाता है। इसमें आपको लिखना है रेखीय संबंध। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से प्रारंभ हुई थी, तो ये 1 दिसंबर 1997 से प्रारंभ होती है दोस्तों। रेपो दर के फलस्वरूप उपभोग व मुद्रा की उच्च दर का कारण बनता है, तो निवेश आप याद रखेंगे, ठीक है। निवेश की उच्च दर का कारण बनता है, आप निवेश आंसर कर देंगे। स्क्रीनशॉट भी ले लें या वीडियो को पीछे करके भी आप पूरा देख सकते हैं फिर से एक बार। यहाँ पर देखिए सारणी का मुख्य अंग, सारणी का जो मुख्य अंग है उसको कलेवर बोला जाता है। इसमें कलेवर आपको आंसर करना है, सभी बच्चे कलेवर करेंगे। नेक्स्ट है ऋणात्मक विषय चक्र। दोस्तों ऋणात्मक जो विषय चक्र है इसमें लंबा सिरा बाईं ओर ऐसा मिला देंगे आप, लंबा सिरा बाईं ओर। इसके बाद जैविक खेती, जैविक खेती में बायो फार्मिंग जिसको अपन बोलते हैं, जैविक खेती को आप क्या कहेंगे, बायो फार्मिंग कहेंगे। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी। देखो दोस्तों जो महिला हैं उनकी साक्षरता दर 74.4% थी। चीन में आर्थिक सुधार, दोस्तों चाइना में आर्थिक सुधार कब आया था, तो 1978 में आर्थिक सुधार आया था। इसके बाद पाकिस्तान में आर्थिक सुधार, जो पाकिस्तान है उसमें आर्थिक सुधार 1988 को आया था। और सर्व शिक्षा अभियान, तो सर्व शिक्षा अभियान में आप लोगों को लिखना है 2001 लिखना है, सर्व शिक्षा अभियान में 2001 लिखना है। अब सभी बच्चे इसका जल्दी से जल्दी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन में बता रहा हूँ। देखिएगा एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर। सरल से संबंध का गुणांक का पारास क्या होगा, तो इसमें -1 से +1 तक, ठीक है, ऐसे लिख देना। इसके बाद में मदों के सापेक्षित महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहते हैं, तो भारित सूचकांक उसको बोला जाता है, भारित सूचकांक। अगला देखो, मध्य प्रदेश में किस खेती को बायो फार्मिंग के नाम से लागू किया गया है। इसमें जैविक खेती लिखेंगे, ठीक है।
जैविक खेती आपका सही उत्तर है। सन 1978 में प्रारंभ हुई कौन सी नीति ने चीन के निर्मित निर्यातकों को एक बड़ा धक्का दिया था? तो सुधार तथा प्रवेश नीति। इसमें आंसर लिखेंगे सुधार तथा प्रवेश नीति। अगला क्वेश्चन ये रहा, अत्यधिक कुशल श्रमिकों का विदेश में प्रवास कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है ब्रेन ड्रेन कहलाता है। 2014 में भारत में HDI कितना था? 2014 में HDI था 0.609 ये HDR था। ठीक है, भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही थी? तो गेहूं चावल में सफल रही थी, गेहूं व चावल में। ठीक है, अब आपके आगे सारे आंसर लिख दिए हैं, सभी बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अब यहाँ ट्रू फॉल्स आ चुके हैं आप लोगों के। माध्यिका से मदों के विचलनों का योग 0 होता है। तो दोस्तों इसमें असत्य आएगा, ये गलत है हमारा। अगला देखो, संचयी आवृत्ति किसी श्रृंखला में से कम या अधिक से अधिक मूल्य को प्रकट करती है। ये बात आपका सही लिखेंगे। अंत्योदय अन्न योजना प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसंबर 2000 से लागू की गई थी। दोस्तों ये असत्य आपका होगा। ठीक है, अगला देखो, हाट विशेष अवसरों पर लगने वाला बाजार है, ये बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गरीबी निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात भारत में अधिक है, बिल्कुल सही है। निर्धनता बहुत निर्धन है, किसकी वजह से सबसे ज़्यादा निर्धन? नेताओं की वजह से है। ठीक है, अभी भी अगर आप रिसर्च करके देखो ना, तो जितने भी भारत के नेता हैं, जितने भी मतलब 100 नेता मान लो, अगर रेशियो निकालो तो 100 में से 100 ही नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं या वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटी से उसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, और वो यहाँ पर नेतागिरी कर रहे हैं। ठीक, और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोई भी नेता का जो बेटा है, ठीक है, बेटा हो या बेटी हो, कोई भी ऐसे नहीं कि मतलब बिजनेसमैन नहीं है कि उनके पास में पैसे की कमी है, नहीं, बिल्कुल ही अरबों खरबों रुपए के आसामी हैं। और सारे भारत की जो आम जनता का जो पैसा है, उनका जो गबन करते हैं, उनका है ये सारा। ठीक है, आर्थिक सुधार सन 1993 से लागू किए गए थे। इसमें आप लोगों को क्या लिखना है? इसमें आपको सभी बच्चों को बिल्कुल असत्य लिखना रहेगा, क्योंकि आर्थिक सुधार 1991 से ही लागू कर दिए गए थे दोस्तों।